सो वेलकमिंग यू ऑल चैप्टर नंबर 2। सो अब यहाँ से मुद्दे की बात शुरू होगी, इस चैप्टर का मेन असेंस शुरू होगा एंड दैट इज द सेक्शन 7 और ये डे 1 से है जी। सेक्शन 7 ऑब्वियसली ऑफ CGST एक्ट और एक साथ से ये है और सप्लाई इंक्लूड्स, तो दिस इज द सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 पढ़ने जा रहे हैं जी। सप्लाई इंक्लूड्स आप मेरे को बताइए कैसे करें जी। एक बार पूरा रीड कर दूं आपके लिए ये और फिर एक एक को पकड़ूं कि पहले एक एक को ही एक्सप्लेन कर, साथ करते चलें साथ। चलिए जी, ठीक है जी। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 पूरा एड्रेस लिखेंगे जी, आपके पास पूरी साइटेशन होनी चाहिए कि ये किस की बात कर रहा है। तो ये कहता है कि 7(1)(a सो कहता है कि जी सप्लाई इंक्लूड्स, तो कहता है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो सबसे ज्यादा लोग फॉल करते हैं जी वो 7(1)(a के अंदर ही फॉल करते हैं। मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर अगर टोटल 10 करोड़ या 10,000 करोड़ या 10 लाख करोड़ का GST कलेक्ट हो रहा है तो उसमें से 98% GST 7(1)(a के अंदर कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, दैट इज द 7(1)(a इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। आपके लिए तो थियरी में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सो 7(1)(a वो कहता है ऑल फॉर्म ऑफ, अब वो कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो या फिर बोथ हो, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज दोनों भी हो सकते हैं। और वो कहता है कि जी आपने क्यों सप्लाई किया, वो कहता है कि जी सप्लाई क्यों किया एज अ सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंट, लीज और द डिस्पोजल made or agree to be made. Very important word for a consideration and very important word by a person. Person की definition आई, यहाँ पे taxable person नहीं लिखा जी, taxable person नहीं लिखा, बट यहाँ पे मतलब इसका taxable person ही है, ठीक है। तो आप नीचे लिख लीजिए चाहे पर्सन के नीचे छोटा सा, ये टैक्सेबल पर्सन की बात हो रही है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दैट इज इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है जी। सबसे पहले तो कहते हैं सप्लाई होनी चाहिए ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है। अब सप्लाई किस वजह से है वो उसने पूरी वैरायटी यहाँ पे कवर अप की है और जो सप्लाई है उसके बदले में आपको कंसीडरेशन मिल रही हो और वो आपका बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको समझ में 98% इसमें क्यों फॉल करते हैं। जितने भी शॉपकीपर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, मैन्युफैक्चरर्स हो गए जो बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो आप उन शॉप पे जाते हैं, आप उनको 100 रुपए देते हैं और सामान लेकर आते हैं तो उसके ऊपर GST लगता है जी, ठीक है। कोई भी गुड्स लेते हैं, आप गाड़ी खरीद के लेकर आते हैं, लैपटॉप खरीद के लेकर आते हैं, तो हर एक चीज जो है वो 7(1)(a के अंदर फॉल करती है, ठीक है, 7(1)(a के अंदर, ठीक है। आइए जी फिर 7(1)(a को ही सबसे पहले कर लेते हैं। आइए जी, सो एनालिसिस ऑफ द स्कोप ऑफ सप्लाई, जो जनरल एनालिसिस है, ठीक है, ये जनरल है जी, ज्यादातर इसी में फॉल करते हैं। द स्कोप ऑफ द सप्लाई इज डिफाइंड इन द सेक्शन 7 ऑफ द CGST इन एन इंक्लूसिव मैनर। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कैसे स्टार्ट हो रहा है, 7(1)(a कैसे स्टार्ट हुआ, द सप्लाई इंक्लूड्स, तो वो कहता है इंक्लूसिव मैनर में है। द मोड्स ऑफ द सप्लाई मेंशन्ड इन द 7(1)(a आर द इलस्ट्रेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। तो वो कहता है दिस इज सब्सटेंशिएटेड द वर्ड सच एज इन द डेफिनेशन। तो आइए जी, तो वो कहता है कि जिसके अंदर मेन पैरामीटर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नंबर 1, दे शुड बी अ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है जी। इसका मतलब जैसे कि कुछ चीजों को इनकी डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया, जैसे कि मनी और या फिर सिक्योरिटीज। तो वो कहता है कि अगर आप सिक्योरिटीज में डील कर रहे हैं तो वहां पे सप्लाई भी है, बिजनेस भी है, कंसिडरेशन भी है, लेकिन GST नहीं लगेगा बिकॉज वो गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में कवर अप नहीं होंगे। फिर वो कहता है दे शुड बी अ कंसिडरेशन। फिर नेक्स्ट में वो कहता है कि जी जो इट इज शुड बी इन द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस के अंदर एक ट्रांजैक्शन हो। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। और लास्ट में वो कहता है कि इट शुड बी अ टैक्सेबल सप्लाई जिसके ऊपर GST लगता हो, ठीक है। तभी तो इसके ऊपर 7(1)(a के अंदर हम इसको कवर अप करेंगे। क्रॉस कर रहे हैं जी, ये 4 यहाँ पे। आइए जी अब 7(1)(a को और डिटेल में कहते हैं जी, एक एक वर्ड के ऊपर अब समीक्षा करते हैं, एक एक वर्ड को डिटेल में करेंगे। सो आइए जी, supply for the consideration by a person in the course of the furtherance of business, very important, section 7(1)(a, very important, inclusive meaning। तो वो कहते हैं कि जी यहाँ पे हमें inclusive meaning of the supply दिया गया है। इसका मतलब ये जो लिस्ट है ये सिर्फ illustrative है, इसके अलावा इसमें ये exhaustive नहीं है। तो वो ये ना आप समझे कि सिर्फ इतने ही आएंगे, तो यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं बताया गया। तो उन्होंने कहा कि जी इट इज इंक्लूड्स, तो ये सब कुछ तो इसमें आएंगे ही आएंगे। द वर्ड इंक्लूड्स इज यूज्ड इन द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एनलार्जेस द स्कोप ऑफ सप्लाई, तो वो इसके स्कोप को बढ़ा देता है। Thus any supply of the goods or services would get covered even if it is not specified in any of the clause of the section 7(1), ठीक है। अगर वो इसके अंदर स्पेसिफिकली कवर अप नहीं भी हो रहा बट वो इससे मिलता जुलता है तब भी हम उसे यहाँ पे ले लेंगे। सेकंड इज वेरी सिंपल, दैट इज गुड्स और सर्विसेज। तो कहता है कि सबसे पहले जो सप्लाई है वो किसकी होनी चाहिए, गुड्स और सर्विसेज की। सो एनीथिंग व्हिच इज अदर देन गुड्स एंड सर्विसेज विल नॉट बी कवर्ड अंडर द हेड GST। सप्लाई का मीनिंग बताया जी उन्होंने, तो
तो कहता है कि जी सप्लाई को उसने कहा कि जी इंक्लूड्स इट इंक्लूड्स व्हाट। सो ऊपर की जो दो लाइंस है ये यहाँ पे स्केपेबल है, यहाँ पे जो एम्फोसाइज दिया गया वो किसके ऊपर दिया गया है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। ठीक है, डिस्पोजल तो आपको पता ही है, सेल ऑफ करना, ठीक है, डिस्कार्ड करना। अब अच्छी वैल्यू पे हुआ या एज ए स्क्रैप हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तीन टर्म्स में मिलती जुलती हैं जी। मैंने आपको बताया इनका जो सबसे पहले बॉम्बे रेंट एक्ट आया जो कि बहुत ज्यादा फेवर्ड में था इन द फेवर ऑफ टेनेंट्स, ठीक है, उससे इम्प्रोवाइज करते हुए हम लीज लेकर आए। और आजकल ज्यादा यही चलती है, आप कहीं पे भी जाते हैं तो वो 11 महीने की लीज करते हैं क्योंकि उसे रजिस्टर भी नहीं करवाना पड़ता कहीं पे, क्योंकि उसमें जो राइट्स है इन द इमूवेबल प्रॉपर्टीज लेस देन 12 मंथ्स। ठीक है, और फिर आजकल जो एक और वर्ड आ रहा है लीज के बाद भी इम्प्रोवाइज करके हमने जो लिया दैट इज द लाइसेंस, जिसमें हमने क्या कहा कि यू जस्ट हैव माय परमिशन टू यूज माय प्रॉपर्टी, या वो मूवेबल है या इमूवेबल है, और मेरी लाइसेंस, मेरी परमिशन के बिना, मेरी परमिशन के बिना वो प्रॉपर्टी को यूज करना विल बी इलीगल। ठीक है, सो जब तक आपके पास मेरी परमिशन है तब तक आप इसे कर सकते हैं। मोर और लेस नेचर तीनों की सेम है, जिसमें प्रॉपर्टी किसी और की और आपको यूज करने के लिए सिर्फ दी जा रही है। गॉट इट, सिर्फ राइट्स एंड लायबिलिटीज का थोड़ा बहुत फर्क है, बट द नेचर इज ब्रॉडली सिमिलर। सेल तो आपको पता ही है जी, दैट इज जब आप गुड्स को कोई सेल कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है ट्रांसफर। ठीक है, और ट्रांसफर में वो क्या कहता है कि जी ऑनरशिप नहीं चेंज हो रही। सेल के अंदर क्या होता है, मेनली द रिस्क एंड रिवॉर्ड व्हिच आर रिलेटेड टू द ऑनरशिप दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। लेकिन जो ट्रांसफर है उसके अंदर सिर्फ फिजिकल पोजेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दिया जाता है। ठीक है, बट ऑनरशिप मोर और लेस चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मैं लेट से हमारी कार के दो शोरूम्स हैं, एक लुधियाना में और एक चंडीगढ़ में, तो हमने लुधियाना से अगर चंडीगढ़ के अंदर उस कार को शिफ्ट कर दिया तो दोनों जगह मालिक तो मैं ही हूँ। ठीक है, इट इज जस्ट अ ट्रांसफर, और जिसको आप ये भी बोल सकते हैं ब्रांच ट्रांसफर। ठीक है, वो भी इसी के अंदर कवर अप होगी। बार्टर आपको पता ही है जी, जिसके अंदर सिर्फ सॉरी क्या कर, हाँ, वन थिंग इन द एक्सचेंज ऑफ अदर। ठीक है, इट मे बी गुड्स, इट मे बी सर्विसेज, इट मे बी सर्विसेज वर्सेस गुड्स और द गुड्स वर्सेस सर्विसेज। ठीक है जी, कुछ भी हो सकता है। एक्सचेंज जिसके अंदर पार्शियली बार्टर होता है और बाकी मॉनेटरी के अंदर होता है। जैसे नई गाड़ी लेने जाते हैं तो कहते हैं सर कोई पुरानी गाड़ी दोगे, तो मैंने कहा हाँ यार पुरानी गाड़ी का क्या करूंगा, दे देता हूँ। सो 2 लाख रुपए कहता है पुरानी गाड़ी के माइनस हो जाएंगे, 10 लाख रुपए आपको कैश देने पड़ेंगे। दिस इज नॉट द बार्टर, दिस इज द एक्सचेंज। ठीक है, बट अगर आपने 6 पुरानी गाड़ियां दी और उसके बदले में एक नई गाड़ी ले आए, दिस इज द बार्टर बिकॉज मनी वॉज नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, बट अगर आप पार्शियली उसको इन काइंड दे रहे हैं और पार्शियली पेमेंट इन कैश दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज। फाइन, ये सारी टर्म्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। सो पहले इन्हीं को कवर अप करते हैं। सेल एंड द ट्रांसफर। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द सेल इज द एक्ट ऑफ सेलिंग, स्पेसिफिकली द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। दिस इज द मेन वर्ड। ऑनरशिप और द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी शुड चेंज हैंड्स, तभी तो सेल होगा। ठीक है, सो वो कहते हैं कि एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। ट्रांसफर क्या होता है, तो वो कहता है कि हमारे पास एक डिक्शनरी है जी, लॉ की डिक्शनरी है, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी। एज टू कन्वे और रिमूव फ्रॉम वन प्लेस, तो वो कहता है कि इसमें आपने क्या किया, कन्वे मतलब ट्रांसफर, उसे भेज दिया एक जगह से दूसरी जगह, या रिमूव कर दिया फ्रॉम वन प्लेस और पर्सन टू अनदर एंड पास एंड हैंड ओवर टू अनदर स्पेसिफिकली टू मेक ओवर द पोजेशन और द कंट्रोल ऑफ। ठीक है जी, उसका पोजेशन या कंट्रोल अगर आपने किसी एक पर्सन से या एक प्लेस से चेंज करके दूसरी पर्सन या दूसरे प्लेस को ट्रांसफर कर दिया तो उसे ट्रांसफर कहा जाता है। बट ऑनरशिप नहीं चेंज हो रही। अगर ऑनरशिप चेंज हो रही है, अगर मेरी गाड़ी लुधियाना से चंडीगढ़ जा रही है और उसकी ऑनरशिप चेंज हो रही है, तो ये ट्रांसफर थोड़ी ना, ये तो सेल है। ठीक है, फिर मैंने वो गाड़ी चंडीगढ़ में ट्रांसफर नहीं की बल्कि चंडीगढ़ के अंदर सेल की है। बार्टर एंड एक्सचेंज, तो वो कहता है कि बार्टर विच इंक्लूड्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जबकि एक्सचेंज इज अ सिचुएशन जिसके अंदर पार्टली गुड्स हैं और पार्टली पेड है। ठीक है, सो एग्जांपल तो कहता है बाइंग अ न्यू रेफ्रिजरेटर इन द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड वन, दिस इज द बार्टर। और जैसे कि एक सीए ने अपनी ऑडिट या अकाउंट की सर्विसेज दी और बदले में उसने क्या कहा, ड्राई क्लीनर ने कहा कि पूरा साल में आपके कपड़े जो है वो फ्री में ड्राई क्लीन कर दूंगा, कि ठीक है, दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ बार्टर जिसमें नो कैश इज इन्वॉल्व। ठीक है, दोनों इन काइंड ही कुछ दे रहे हैं। लाइसेंस, लीज और रेंटल ये एक साथ ही आने चाहिए जी। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द लाइसेंस इज टू ग्रांट अ परमिशन, जिसमें आप सिर्फ एक परमिशन दे रहे हैं बाय एन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एंगेज इनटू अ बिजनेस और द ऑक्यूपेशन और द एक्टिविटी, जो कि अदरवाइज जब तक आपके पास मेरी परमिशन है तब तक ये लॉफुल है, जब तक ये आपके पास मेरी परमिशन नहीं है फिर ये अनलॉफुल हो जाएगा। ठीक है, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम इस बिल्डिंग में बैठे हैं, दिस इज ऑन द लीज।
ठीक है। और लाइसेंस की एक और अच्छी एग्जांपल दूं, जैसे आप किसी से गाड़ी रेंट पे ले लेते हैं, ठीक है, 1 डे के लिए, तो उसकी तो प्रॉपर लिखा पढ़ी कुछ नहीं होती, कोई आप एग्रीमेंट नहीं साइन करवाते, इट इज जस्ट कि उसने आपको लाइसेंस मतलब परमिशन दी है कि आप आज के दिन के लिए मेरी गाड़ी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट उसे वो जब मर्जी रिवोक कर सकता है। क्रॉस कर सकते हैं, रेंटल आपको बताइए यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जी, ये भी क्रॉस कर दें। नेक्स्ट पैराग्राफ आइए जी, अब वो कहता है कि जी अभी हमने सिर्फ सप्लाई का मीनिंग किया। सबसे पहले वो कहता है गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए, फिर उसने क्या कहा कि जी सेल, ट्रांसफर, लाइसेंस, लीज, रेंट, ठीक है, और डिस्पोजल, बार्टर एंड एक्सचेंज, ठीक है, ये सारी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। सिर्फ ये आएंगे ये हमारा मतलब नहीं है, बट ये तो इसमें जरूर आएंगे, कुछ और आएंगी तो देखा जाएगा। अब वो कहता है कि जी इट शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन, एंड कंसीडरेशन आपको पता ही है, कुड, क्विड, प्रोक्योर, समथिंग इन रिटर्न, ठीक है, जो अभी आप कर रहे हैं। तो वो कहता है कि जी कंसीडरेशन मींस एवरीथिंग रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द रिटर्न ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है जी। और वो कहता है कि सो अब मीनिंग बता रहे हैं कंसीडरेशन का, विच आई बिलीव आप सबको पता ही है। तो वो कहता है कि समथिंग इन रिटर्न बहुत जरूरी होना चाहिए फ्रॉम द रेसिपिएंट, लेकिन कुछ केसेस हमारे पास ऐसे भी है शेड्यूल 1 में जिसमें कंसीडरेशन ना भी हो, तब भी हम मान के चलते हैं कि वो जीएसटी में कवर अप हो जाएंगे, बट वो 7(1)(a) में नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि 7(1)(a) में अगर आप आना चाहते हैं टैक्स लगवाने के लिए तो देयर मस्ट बी सम कंसीडरेशन। फॉर द कंसीडरेशन जरूरी नहीं है हमेशा रेसिपिएंट के द्वारा ही फ्लो करे, इट मे बी फ्रॉम द थर्ड पार्टी एज वेल, ठीक है। तो सिर्फ रेसिपिएंट देगा तभी टैक्स लगाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, उसके बिहाफ पे कंसीडरेशन कोई और भी पे कर सकता है। चलिए, सो कंसीडरेशन का जो चैप्टर है इट इज मोर और लेस रिलेटेड टू द वैल्यूएशन, क्योंकि जो कंसीडरेशन है उसी के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए। तो कंसीडरेशन के जो टॉपिक है वो ज्यादातर कहां पे जाएगा, वैल्यूएशन से मिलता जुलता होगा। सो वो कहते हैं कि जी कंसीडरेशन क्या है, इंक्लूड्स एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज। आप इन कैश दे दीजिए या इन काइंड दे दीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। किसी ने मेरे को मनी दे दी या फिर उसने कहा कि सर आप मेरे से 10 ग्राम गोल्ड ले लीजिए, वन एंड द सेम थिंग, आप जैसे मर्जी दे दीजिए, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ और इन द रिस्पॉन्स ऑफ और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ और इन द रिस्पॉन्स ऑफ। इन रिस्पेक्ट ऑफ ये साथ की साथ है, रिस्पॉन्स ऑफ मैं आपको वो गुड्स पहले ही दे चुका हूं और अब जाकर आप मुझे वो पेमेंट कर रहे हैं, कंसीडरेशन दे रहे हैं। इंड्यूसमेंट है दैट इज एडवांस, ठीक है, कि मैं आपको आज पैसे दूंगा, ठीक है, इंड्यूसमेंट। तो आई एम सेइंग यू कि अगर आपको गुड्स चाहिए तो पहले एडवांस में पेमेंट करके जाओ फिर जाकर मिलेंगे, तो ये मैंने गुड्स दिए नहीं। ये है जी साथ के साथ रिस्पॉन्स ऑफ, पहले गुड्स आ चुके हैं, पेमेंट अब जा रही है। और इंड्यूसमेंट क्या है, एडवांस पेमेंट, ठीक है। सिर्फ फैंसी वर्ड्स हैं, तीनों केसेस में आपने बिना सोचे समझे लिख देना था कि सर क्योंकि कंसीडरेशन है, अब वो पास्ट में आ रही है, फ्यूचर में आ रही है, प्रेजेंट में आ रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है, कंसीडरेशन होनी चाहिए। सो द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ द बोथ वेदर बाय द रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, हम किसी से भी ले लेंगे लेकिन कंसीडरेशन आनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, लेकिन इसमें गवर्नमेंट जो सब्सिडीज देती है वो नहीं आती, ठीक है। और द इंपॉर्टेंट वर्ड इज सब्सिडी एंड द गवर्नमेंट्स, ठीक है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और द कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। लेकिन बॉटा पेपर में आता है वैल्यूएशन के चैप्टर में भी कि जो सब्सिडी है वो किसी एनजीओ ने दी है, दैट इज इन विल बी रिड्यूस्ड, वो उसे माइनस नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंसीडरेशन के अंदर हमने क्या इंक्लूड नहीं किया, एनी सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट। आर वी गेटिंग इट? एग्जाम्पलीफाई कर दे दूं इधर गवर्नमेंट का। लेट अस से मैंने एक मशीनरी खरीदी 1 करोड़ रुपए की, ठीक है, मिस्टर डे ने मुझे दी और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने उसे 1 करोड़ की सब्सिडी दे दी, ठीक है, मैंने कुछ भी पे नहीं किया, दिस इज नो कंसीडरेशन, जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल चेंज करता हूं, उसने मुझे 1 करोड़ की मशीनरी दी जिसमें से 80 लाख रुपए मैंने दे दिया और 20 लाख रुपए उसे गवर्नमेंट ने सब्सिडी के दे दिए, ठीक है। इन दैट केस 80 लाख के ऊपर जीएसटी लग जाएगा, जो 20 लाख है वो कंसीडरेशन नहीं है, क्योंकि कंसीडरेशन की डेफिनेशन में से गवर्नमेंट से जो सब्सिडीज आती है उसको एक्सक्लूड किया गया है। द वर्ड इज सब्सिडी एंड गवर्नमेंट। फिर वो कहता है मॉनेटरी वैल्यू, ऊपर एक्चुअली ना वो कैश दे रहा था आपको, अब वो कहता है कि जी उसने कैश नहीं 10 ग्राम गोल्ड दे दिया, तो उसने अब जो भी किया है उसके बदले में उसकी क्या देखी जाएगी, मॉनेटरी वैल्यू, कि आज के टाइम में 10 ग्राम गोल्ड कितने का है। ऑफ एनी एक्ट और द फॉरबियरेंस, उसने आपके लिए कुछ किया है, ठीक है, या फिर फॉरबियरेंस को भी कुछ ना करने को भी करना कहा जाता है, ठीक है। सो वो कहता है कि जी आप मेरे लिए करोगे तो बदले में मैं पता क्या करूंगा आपके लिए, मैं ये नहीं करूंगा, ठीक है। लाइक से मैं ये कैंपेनिंग नहीं करूंगा, मैं अपनी एड नहीं करूंगा, मैं आपके क्लाइंट्स को इंड्यूस नहीं करूंगा, उनको अप्रोच नहीं करूंगा, तो कुछ ना करना भी आपके लिए कई बार कंसीडरेशन हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि किसी ने आपके लिए कुछ किया वही कंसीडरेशन में आएगा। तो वो कहता है कि जी कुछ करना या कुछ ना करने की भी जो मॉनेटरी वैल्यू है
और ये तीन चीजें सेम आ रही है, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्स ऑफ और द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेदर बाय द रेसिपिएंट और एनी अदर थर्ड पर्सन, वो इसके अंदर कंसीडरेशन के डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। ऊपर कैश आ रहा था और यहाँ पे वो कहता है कि जी वो मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, तो उसकी हमने मॉनेटरी वैल्यू निकाल ली, कुछ करने की या कुछ ना करने की, वो खुद कर रहा है या फिर उसके बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन कर रहा है, डजंट चेंज अ थिंग, माइनस। लेकिन इसमें से सब्सिडी अगर है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इसमें से माइनस कर देनी चाहिए जनरली। डिपॉजिट इज नॉट अ कंसीडरेशन अनलेस एप्रोप्रिएटेड बाय द सप्लायर। एग्जाम्पल दे देता हूं, मैंने एक बिल्डिंग रेंट पे ली, तो जो लैंडलॉर्ड था उसने कहा कि जी 2 लाख रुपए का डिपॉजिट लगेगा, ठीक है, मैंने वो डिपॉजिट दिया और फिर उसे 1-1 लाख रुपए का रेंट सारे महीने में देता था, तो साल में मैंने उसे 14 लाख रुपए दिए, 12 महीने का रेंट और 2 लाख रुपए का डिपॉजिट। तो वो कहते हैं इस डिपॉजिट के ऊपर जीएसटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि तो रिफंडेबल है। जिस दिन मैं ये छोड़कर जाऊंगा तो वो सारा चेक करेगा कि सब कुछ मेरा तामझाम ठीक है कि नहीं, और उसके बाद वो कहेगा कि जी ये लो आप अपने 2 लाख रुपए वापस ले लो, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर लोग कहते हैं कि सर ये 2 लाख रुपए का आपको एडवांस देना पड़ेगा, ये डिपॉजिट है प्लस आपको फिर 2 महीने रेंट नहीं देना, तो उसने तो ये यूज कर लिया, ठीक है, तो ये अब वो रिफंड करेगा मेरे को जब ये छोड़ के जाऊंगा? जी नहीं, वो तो वो कहता है कि फिर आपने 2 महीने रेंट भी तो नहीं दिया था, वो तो मैंने रेंट में एडजस्ट कर लिया। अगर आपने रेंट में एडजस्ट कर लिया, एप्रोप्रिएट मतलब बांट दिया उसे, उसमें यूज कर लिया, सो इन दैट केस उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। सो हेडिंग इज वेरी सफिशिएंट कि डिपॉजिट इज नॉट अ कंसिडरेशन अनलेस एडजस्टेड बाय द सप्लायर, ठीक है, अनलेस यूज्ड बाय द सप्लायर। अगर उसने यूज कर लिया सो इन दैट केस कैन आई क्रॉस इट, ओएच कर लीजिए, दैट इज सफिशिएंट। सर्कुलर में भी ओएच लिख लीजिए, बस ये 2 पॉइंट्स ही करेंगे। तो वो कहता है कि जी कोई गैलरी थी, उसके अंदर आपने पेंटिंग्स बनाई थी बहुत सुंदर सुंदर, और आपने गैलरी के अंदर डिस्प्ले के लिए भेज दी, ठीक है, तो वो कहता है कि जी इसको जीएसटी नहीं कहा जाएगा, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लेगा। तो वो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इट इज अ ट्रांसफर। क्या हो रहा है कि मेरी पेंटिंग्स, मेरी बिल्डिंग और मेरे पोजेशन से निकल के आपके पोजेशन और आपकी गैलरी के अंदर जा रही है, ठीक है, तो वो कहता है कि जी ये जीएसटी नहीं है। लेकिन वहां पर किसी को वो पेंटिंग बहुत पसंद आती है और वो मेरे को कॉल कर रहा है कि सर इसके कितने पेमेंट मांग रहे हो आप? मैंने कहा 5 लाख। तो वो कहता है कि सर बायर इज रेडी टू गिव, और उसने 5 लाख रुपए दे दिए। नाउ इट इज अ जीएसटी, ठीक है, बिकॉज नाउ इट इज अ सेल और फिर इन दैट केस जीएसटी इज लेविएबल। तो वो कहता है कि जी ये तो सिर्फ डिस्प्ले के लिए गई और वापस आ जाएंगी शाम तक, 2 दिन तक, 4 दिन तक, जब वो एग्जीबिशन खत्म होगी तो फिर नॉट एन इशू। लेकिन अगर किसी बायर ने सिलेक्ट कर लिया तो फिर इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, देन इट इज अ सेल। This is an important one and the tricky one, that is the supply should be in the course or the furtherance of business। वो कहते हैं कि सर बिजनेस होना बहुत जरूरी है, और बिजनेस को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन उसकी डेफिनेशन के अंदर कर चुके हैं कल की क्लास में। जो लास्ट डेफिनेशन हमने की वो बिजनेस की। फाइन, पढ़ देता हूँ, कुछ खास नहीं है। तो वो कहते हैं कि जी सप्लाई बनने के लिए 7(1)(a) के अंदर सप्लाई के लिए क्वालिफाई होने के लिए, तो वो कहता है कि जी इट इज असेंशियल दैट द सेम शुड बी इन द कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दिस इंप्लाइज दैट जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आपने किए हैं बाय एन बिजनेस एंटिटी वुड बी लायबल टू टैक्स सो लॉन्ग एज इट इज इन द कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। प्लस वो कहता है कि does any activity included in the definition of the business or the furtherance or the promoting a business could constitute the supply under the GST law। और वो कहता है कि जी कुछ ट्रांजैक्शन आगे जाकर हम आपको पढ़ाएंगे, जैसे कि इन केस ऑफ इंपोर्टेशन अगर वो बिजनेस के लिए नहीं भी है और कंसिडरेशन है तो उसके ऊपर भी जीएसटी लग जाएगा। बट अभी यहाँ पे क्यों उसकी बात करें, 7(1)(a) ने क्या बोला, बिजनेस का होना जरूरी है, तभी हम इसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे। 1-2 एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जी इसके अंदर से, मैं एक छोड़ के एक करवा दूं इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल। तो वो कहता है कि जी सेल ऑफ गुड्स इन एन एग्जीबिशन, या फिर आपने कोई ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट किया या वारंटी में आपने दिया, ठीक है, सो वो कहता है कि जी, या फिर आपने फ्री सैंपल्स दिए हैं टू इंड्यूस द कस्टमर्स, तो वो कहता है कि ये सब कुछ इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माने जाएंगे। सेकंड एग्जांपल में कहता है कि किसी की पर्सनल गाड़ी उसने खरीदी थी, उसे अच्छी नहीं लगी, 2 साल के बाद बेच दी, ठीक है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा बिकॉज ये उसका बिजनेस नहीं है, पर्सनल कार थी और फिर यूज की और 2 साल के बाद बेच दी, ये इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 3 बहुत अच्छा पॉइंट है, कहता है विधि ने अपने ओल्ड गोल्ड बैंगल्स और इयररिंग्स ज्वेलर के पास जाकर बेच दिए जी, ठीक है। अब ज्वेलर के लिए तो बिजनेस है, लेकिन ज्वेलर यहाँ पे क्या है, रेसिपिएंट। सप्लायर कौन है, विधि। क्या विधि का ये बिजनेस है? नहीं, वो तो अपने पर्सनल एसेट्स को बेच रही है, तो उसने 2, 4, 5 लाख जितनी की भी ज्वेलरी बेची है जी वहां पर, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। बट ये जो एग्जांपल्स सारी आपको गिवन है, मेरे को लगा कि कोई किसी को पूछना चाहिए, बट 7(1)(a) के अंदर वो यहाँ पे बता रहे कि जी किस किस ट्रांजैक्शन को बिजनेस माना जाता है। अब वो 7(1)(a) में आएगा या नहीं आएगा उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो इन दैट केस जो फ्री सैंपल्स आप बांट रहे हैं वो 7(1)(a) में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इसमें तो कंसिडरेशन होनी जरूरी है। चलेंगे आगे। नेक्स्ट, सप्लाई शुड बी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन की जो डेफिनेशन है वो बहुत अच्छी है जी।
वो कहता है कि जी या फिर तो आप रजिस्टर्ड हैं या लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, ठीक है, या फिर तो आप रजिस्टर्ड हैं, रजिस्ट्रेशन आप करवा चुके हैं, या फिर आप लायबल थे कि आपको रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए थी। इन दो लोगों को हमने टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। पढ़ लेते हैं। टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन who is registered or liable to be registered, ठीक है, registered under section 22 or liable to be registered. Hence even the unregistered person जिसको रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए थी वो भी टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। और सिमिलरली एक पर्सन जिसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी चाहिए थी लेकिन उसने वॉलेंटरीली रजिस्टर करवा लिया, अब वो भी टैक्सेबल पर्सन है। तो वो दो पार्ट्स हैं। तो एक पर्सन जो लायबल तो नहीं था बट फिर भी रजिस्टर्ड करवा बैठा अपने आप को, ठीक है, वॉलंटरीली कि सर मैं थ्रेशोल्ड के नीचे हूं फिर भी मैं रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूं, तो हमने कहा सर फाइन, एंड दैट केस आप भी टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएंगे बिकॉज यू आर रजिस्टर्ड। वेरी गुड। तो ऊपर वो क्या कहता है, जो टैक्सेबल पर्सन है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, टैक्सेबल पर्सन की जो कंडीशन उससे सप्लायर के ऊपर है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो ना हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं। जैसे कि एक शॉपकीपर वो कहता है कि सर मेरी टर्नओवर 2 करोड़ की है, मैं रजिस्टर्ड हूं और मेरे को जीएसटी आपसे कलेक्ट करना पड़ेगा, और मैं उसके जाके शोर मचा रहा हूं सर मैं तो रजिस्टर्ड नहीं हूं, कहता उसमें मैं क्या करूं, रेसिपिएंट का नहीं चेक होता, किसका सब चेक होता है, सप्लायर रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है मतलब टैक्सेबल पर्सन है तो उसको जीएसटी लेवाई और कलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो कहता है रेसिपिएंट हो या ना हो इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप आईफोन लेने जाते हैं तो वो पूछते हैं कि सर बिल काटने लगाऊं जीएसटी नंबर है कि नहीं है, ठीक है, तो बड़े कहते हैं कि जी है, तो वो अपना लिखवा देते हैं और उनको आईटीसी मिल जाता है उसके ऊपर 25, 30, 50, 40 हज़ार का, और जो नहीं रजिस्टर्ड उनको नहीं मिलता। तो वो कहते हैं कि जी देयर इज नो कंडीशन कि टैक्सेबल पर्सन ने जो सप्लाई किया वो किसी और को किया। कहता है कि जी अगर आपने अपने आप को भी सप्लाई किया है, ठीक है, जैसे कि ब्रांच ट्रांसफर, दैट इज ऑल्सो लायबल टू द जीएसटी। फिर वो कहता है जी नेक्स्ट टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। टैक्सेबल सप्लाई क्या है, तो वो कहता है कि जी जीएसटी लगाने के लिए जीएसटी में वो टैक्सेबल भी होना चाहिए। टैक्सेबल हैज बीन ब्रॉडली डिफाइंड एंड द मींस द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जिसके ऊपर जीएसटी के अंदर टैक्स लगाया जाता है। एग्जाम्पशन में बी प्रोवाइडेड टू अ स्पेसिफिक कैटेगरी और द पर्सन मेकिंग द सप्लाई, तो उसके ऊपर उतना जीएसटी माफ हो जाएगा। इट मे बी 50% और इट मे बी 100%। ये क्रॉस कर रहे हैं जी कॉस्ट पेट्रोलियम वाला, ये गवर्नमेंट ने अपने लिए सर्कुलर निकाल दिया जी। गवर्नमेंट एक लाइन में बताया था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जी। कुछ लोग जो ज़मीन में से क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है हमारी जगह है, और फिर वो कहता है कि जी आप ले लो हमसे लाइसेंस फी या माइनिंग की जो सी भी फीस होती है, तो गवर्नमेंट कहती है कि जी हम 20% प्रॉफिट कर लेंगे, ठीक है, और गवर्नमेंट कहती है उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने अपने लिए निकाला है कि जिसको जीएसटी की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। कैसे रखा गया, क्यों रखा गया, कहाँ पे ये लॉजिकली आ रहा है, कोई फंडा नहीं है जी, बस क्रॉस करवा रहा हूँ मैं आपको, नीड नॉट। ये भी सर्कुलर है जी, चैलेंजेबल है, देख लीजिए। कहते हैं सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज अंडर द सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम बाय द लेंडर इज टैक्सेबल अंडर द जीएसटी एज द लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज नॉट कवर्ड अंडर द डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज एंड दस covered under the ambit of the service. Lending fees charged by the lender from the borrower is liable to the IGST under the reverse charge mechanism. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है जी, आपको थोड़ा ट्रबल करना भी चाहिए। SLCM सिक्योरिटीज लॉ इन द कैपिटल मार्केट में ना, जब मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में पढ़ा रहा होता हूँ, लॉन्ग बाय क्या होता है, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ठीक है, तो उसके अंदर एक ही आता है कि आप चाहें तो किसी से शेयर लेंड कर सकते हैं। जैसे कि ये जनरली हम करते हैं जब हमें मार्केट में रिसेशन दिख रहा होता है, ठीक है। लेटर से आज एक शेयर है येस बैंक का 100 रुपए के ऊपर है और मुझे लगता है कि जी ये 50 का हो जाएगा। अब इस पोजीशन का मैं फायदा उठाना चाहता हूं तो व्हाट टू डू, मैं क्या करूं, ठीक है, क्योंकि जब आपको पता है कि रिसेशन आने वाला है तब आप चीजों को बेचते हैं, और जब आपको लगता है बूम आने वाला है, जब यहां से शेयर ऊपर जाएगा तब आप उनको खरीदते हैं। ये बात समझ में? तो अब मेरे को एक बात श्योर शॉट पता है कि रिलायंस येस बैंक का शेयर क्रैश होने वाला है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं बेचूं कैसे, ठीक है। सो इन दैट केस मैंने आपसे ये शेयर्स लैंड किए, आपके पास थे 10,000 शेयर येस बैंक के, ठीक है, और आपने जी लॉन्ग टर्म आपने कहा कि जी येस बैंक देखना 50 साल बाद एचडीएफसी बैंक से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, और तो मैंने कहा कि जी मुझे ये शेयर उधार पे दे दो 6 महीने के लिए। वो कहता है कि जी ले लो, इतने मैं रेंट लूंगा आपसे, लेटर से 1 रुपए पर शेयर या 2 रुपए पर शेयर। तो मैंने कहा आपको 2 रुपए मिल रहे हैं, आपने तो वैसे भी बेचना नहीं है 6-7 साल तक, तो 6 महीने मुझे दे दो, 2 रुपए ले लेना पर शेयर। तो मैंने आपसे ये 10,000 शेयर लिए और मार्केट में जाकर बेच दिए, ठीक है, और 6 महीने बाद अगर वो शेयर 50 रुपए का रह गया तो मैं जाकर उसे खरीद लूंगा दोबारा से और आपको वो शेयर वापस दे दूंगा। मेरे को 50 का फायदा हो गया, क्योंकि मैंने बेचे थे कितने पे, 10,000 के, और खरीदे पे कितने के, 50 रुपए पे। और जाकर फिर मैंने आपको कहा कि जी ये लो आप अपने शेयर वापस, आपने मेरे को 10,000 शेयर दी थी, 10,000 वापस, और 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से 20,000 रुपए आपका भाड़ा,
ठीक है, ये कह रहे हैं वो जो 20,000 रुपए आपने लिए ना फॉर लेंडिंग द सिक्योरिटीज, उस पर जीएसटी लगाएंगे, ठीक है। अब सिक्योरिटीज तो गुड्स नहीं है, सर्विसेज भी नहीं है, ठीक है, बट इन्होंने कहा कि लैंडिंग इज अ सर्विस, इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, तो उसके ऊपर हम जीएसटी लगाएंगे। इट इज प्योरली चैलेंजेबल, ठीक है, बट सर्कुलर है तो इसकी कोई वैलिडिटी है नहीं, ठीक है, कल ये क्रॉस चेक हो भी सकता है। चलिए जी आगे, ये एक अमेंडमेंट है जी इसके अंदर, बजट 20 में आई थी, तो लेटेस्ट तो नहीं है अमेंडमेंट, ठीक है सर, बजट 21 में आई थी, अभी हम बजट 21 ही पढ़ रहे हैं, है ना, बजट 21 ही पढ़ रहे हैं। ओके, आई थॉट इट इज द ओल्ड वन बट दिस इज द रीसेंट वन। ज्यादा कुछ अमेंडमेंट है नहीं जी, मैं आपको बता देता हूँ। आगे जाकर ना एक सेक्शन आएगा जो 7(1)(b) है, 7(2) है, उसमें वो ये बताता है कि जी हम ना क्लासिफाई कर देते हैं कि इसको सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा या इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाएगा, झगड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। और पहले ही, क्योंकि जीएसटी ना मैंने पहले भी बोला बड़ा रिफॉर्म्ड एक्ट है, जो पास्ट के जो हमारे एक्ट्स में जिन जो भी क्लेश होते थे, हमने सोचा कि जी डे 1 को एक्ट में ही लिख देते हैं ताकि क्लैरिटी हो, एम्बिग्यूटी ना हो, ठीक है, तो हमने पहले ही लिख दिया कि जी ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। उसमें क्या हुआ, गलती से इन्होंने ये लिख दिया कि अगर एक क्लब, एसोसिएशन और अ पर्सन अपने ही मेंबर्स को कोई गुड्स दे रहा है तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। समझ में आया, पहले था क्या, ठीक है, क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक्स के अंदर। तो वो कहते हैं अच्छा, ये हमें समझ में आया कि जो सर्विसेज हैं जो एक क्लब और अ पर्सन अपने ही मेंबर्स को देता है उस पर तो जीएसटी लगता ही नहीं, क्योंकि आपने क्या बोला कि जब वो गुड्स देते हैं तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा, बट सर्विसेज देते हैं वहां पे तो आपने कुछ बोला ही नहीं। तो हमने कहा कि जी क्लासिफिकेशन से हमने क्रॉस करवा दिया उसको, हमने कहा छोड़ो, हमने क्लासिफिकेशन का पंगा लेना ही नहीं, और हमने ये 7(1)(a) ऐड कर दिया। और इसमें हमने क्या कहा कि जी जिसके अंदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों, ठीक है, क्योंकि यहां पे ना सर्विसेज को लेकर झगड़ा चल रहा था कि सर्विसेज तो टैक्सेबल है ही नहीं, सर्विसेज के ऊपर तो जीएसटी लगेगा नहीं, गुड्स के ऊपर तो इन्होंने पकड़ लिया बट सर्विसेज को इन्होंने कहीं मेंशन किया ही नहीं। तो हमने कहा कि सर अब मेंशन कर देते हैं। सो द टर्म सप्लाई इंक्लूड्स द एक्टिविटी ऑफ द ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, मतलब ये कोई क्लब है, एओपी है, बीओआई है, कंपनी है, कुछ भी है, टू इट्स मेंबर्स और द कॉन्स्टिट्यूएंट्स और द वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब मेंबर्स इसको दे रहे हैं या ये मेंबर्स को सर्विसेज दे रहे हैं इन कैश और द डेफर्ड पेमेंट या कोई भी वैल्यूएबल कंसीडरेशन, तो उसे सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया जाएगा। और वो कहते हैं कि जी हम तो सिर्फ हेल्प करने गए थे कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सर्विसेज, आप तो हमारे ऊपर ही आके बैठ गए कि जी ये तो आपने सर्विसेज लिखा ही नहीं इसके अंदर। सो इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी ऐड की हमने। और ये देख रहे हैं आप विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है जी, इसको बोलते हैं वादा खिलाफी, ठीक है जी। बीजेपी बार बार बोलती थी हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में कुछ नहीं करेंगे, बट कुछ जगह वो भी मजबूर है, तो वो कहते हैं कि जी ये एक साथ बजट 21 में अमेंड कर रहे हैं, कब से, एक साथ 2017 से, बैक डेट से। और वो कहते हैं कि जी क्लैरिफाई कर रहे हैं सिर्फ नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स और एनी जजमेंट। मैंने कल भी आपको बोला था कि जो लॉ मेकर है वो किसी भी कोर्ट से ज्यादा पावरफुल है, पार्लियामेंट किसी भी कोर्ट से ज्यादा पावरफुल है, लॉ मेकर मतलब पार्लियामेंट, ठीक है, और द रूलिंग पार्टी, और डिक्री और द ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अथॉरिटी। और वो कहते हैं 3 सालों में 4 सालों में किसी कोर्ट ने कोई भी जजमेंट दी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, जो हम बोल रहे हैं वही बात होगी। द पर्सन एंड इट्स मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट शैल बी डीम्ड टू बी 2 सेपरेट पर्सन। और अगर उन्होंने कोई भी एक्टिविटी ऑफ द ट्रांजैक्शन की है आपस में तो उसे सप्लाई की डेफिनेशन में ले लिया जाएगा, वो गुड्स है कि सर्विसेज है, हमें इस पंगे में पड़ना ही नहीं। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया जी, इसके अंदर सप्लाई ऑफ सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं थी, पैराग्राफ 7 ऑफ द शेड्यूल 2, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि गुड्स अगर दे दें तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा, लेकिन उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं लिया। और वो कहता है कि जी इसको सबने सोचा कि इसमें सप्लाई ऑफ सर्विसेज आती नहीं, तो इसको हमने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ ठीक कर दिया कि इसके अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों आती थी। हमारा तो हमेशा से यही मतलब था। चलिए जी 7(1)(a) हमारा यहाँ पे खत्म होता है, अब हम 7(1)(b) के ऊपर आ रहे हैं। 7(1)(b) उसने बड़ा क्लियर कर दिया जी कि अगर कोई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है जो कि इंपोर्ट है, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, नॉट द गुड्स, नॉट द गुड्स, मैंने गलती से बोल दिया अभी, सो नॉट द गुड्स, अगर कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है फॉर अ कंसीडरेशन इज द सप्लाई, बस बात खत्म हो गई जी, बस इतनी सी लाइन है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसीडरेशन इज द सप्लाई। वो कह रहा है बिजनेस के लिए या पर्सनल के लिए, ये मेरे को मत बताओ, वेदर फॉर अ बिजनेस फर्दरेंस और नॉट, ये मेरे को मत बताओ। तो उसने क्या कहा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है फॉर अ कंसीडरेशन, अगर आपने कुछ भी सर्विसेज को इंपोर्ट किया तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही लगेगा।
चलेंगे आगे। 7(1)(b) में उसने क्या कहा कि जी इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सर्विसेज। नंबर 2, इसमें कंसीडरेशन होनी चाहिए, वो कहता बिजनेस है या नहीं है, इससे कुछ लेना देना नहीं, इसे सप्लाई मान लिया जाएगा और इसके ऊपर जीएसटी लगा दिया जाएगा। ये अच्छी एग्जांपल है जी, एक आर्किटेक्ट है, उससे आप अपनी फैक्ट्री डिजाइन करवा रहे हो या अपना बंगलो डिजाइन करवा रहे हो, अगर उसे पेमेंट करोगे तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इन दैट केस जीएसटी उसके ऊपर लग जाएगा।